नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज उत्तराखंड में शोक छाया हुआ है। पूरा हिंदुस्तान गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हमने अपने 5 बहादुर जांबाज जवानों को खो दिया। कठुआ में सोमवार को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर लगातार हमला किया, जिसमें उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए और 5 दूसरे जवान घायल हो गए। शहीद जेसीओ अनंत सिंह, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, राइफलमैन आदर्श नेगी और अनुज नेगी और नायक विनोद सिंह सभी उत्तराखंड के थे। पांचों जवानों को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रणबांकुरों का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे राज्य की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड वीरों की भूमि कहा जाता है। वीर सपूतों के बलिदान को याद कर मुख्यमंत्री धामी भावुक हो गए। बोले, कायर आतंकियों ने देश को, जो दुश्मन हमारे हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकियों के मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। हर हाल में उन्हें अंजाम भुगतना होगा। आतंकियों ने सोमवार को कठुआ के माछेरी इलाके में बड़नेता नाले के पास घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया। 22 गढ़वाल राइफल्स के 10 जवान सेना के ट्रक में पेट्रोलिंग पर थे। रास्ता कच्चा था, इसलिए ट्रक की रफ्तार धीमी थी और एक ओर ऊंची पहाड़ी थी, दूसरी तरफ गहरी खाई थी। आतंकियों ने पहले ऊपर से ग्रेनेड फेंका, उसके बाद स्नाइपर गन से लगातार गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, मगर आतंकी जंगलों में भाग गए। आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने सीमा के भीतर घुसपैठ की है पाकिस्तान की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन आतंकियों की मदद वहां के लोकल गाइड्स ने की होगी, क्योंकि उनको रास्ता बताने, खाना देने और ठिकाना देने, इन सब का काम लोकल लेवल पर किया गया है। इस बात की पुख्ता जानकारी है। 2 महीने के भीतर सेना को टारगेट कर आतंकी हमले की ये दूसरी घटना है। 2 महीने पहले 4 मई को भी पुंछ के शाहसदार इलाके में आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे और 5 जवान घायल हुए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 ट्रकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दोनों गाड़ियां सुनाई टॉप जा रही थी, तभी आतंकियों ने हमला बोला था। सेना के दोनों ट्रकों में आतंकियों के बुलेट के निशान थे। ट्रक की कंडीशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों ने सामने से और साइड से लगातार फायरिंग की थी और ये कायराना हरकत है। जब सेना की गाड़ी पेट्रोलिंग पर निकल रही है, तब तुम लोगों ने कहीं जा करके छुप करके और घात लगा करके अपनी जगह बना ली है और तब हमला करते हो जब गाड़ी निकल रही है। अगर सामना करना है तो जवानों के साथ सीधा करो, लेकिन ये कायराना हरकत है और पाकिस्तान की तरफ से यह बड़ी और गहरी साजिश है जो बार बार की जाती है आतंकियों को हिंदुस्तान की सरहद में भेज करके और यहां आतंकी वारदात कराने की। जम्मू कश्मीर में आतंकी घाटी में कश्मीर के इलाकों में वारदात किया करते थे, लेकिन अब आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। घाटी में सख्ती के बाद अब वे जम्मू में हमला करने लगे हैं, यानी कि जम्मू के इलाके में किश्तवाड़, डोडा, जम्मू, कठुआ, रियासी, ये सारे इलाके जो जम्मू के इलाके में आते हैं। राजौरी, उधमपुर। अप्रैल से लेकर के 8 जुलाई के बीच में कठुआ में ही आपको याद होगा कि 8 जुलाई को दूसरा हमला हुआ था। इससे पहले 11 जून को भी आतंकियों ने हमला बोला था। हीरानगर के सैदा सोहल गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ था। डोडा में इन 2 महीनों में 3 हमले हुए, 12 जून को 2 और तीसरा हमला 26 जून को। आतंकी अब जम्मू में हमले क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे की वजह क्या है, सुनिए रक्षा मामलों के जानकार क्या कहते हैं। जब
पाकिस्तान से एलओसी क्रॉस करके आतंकवादी कश्मीर में घुसते थे तो वह ज़्यादातर आतंकवादी घटनाओं को कश्मीर की घाटी में यानी वैली में अंजाम देते थे। लेकिन अब अमरनाथ यात्रा के चलते हुए कश्मीर की घाटी में हमारी फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस काफ़ी जोर शोर से गश्त लगा रही है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जमीन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी हैं ताकि किसी भी आतंकवादी गतिविधि या अनजान लोगों पर नजर रखी जा सके। इसीलिए अब आतंकवादियों ने अपना ध्यान कश्मीर की घाटी से हटाकर पीर पंजाल पहाड़ियों के दक्षिण में और पश्चिम में जम्मू की तरफ केंद्रित कर दिया गया है। इससे आतंकवादियों को एक और फायदा है। आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे हैं वह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि भारत सरकार कश्मीर में प्रांतीय इलेक्शन ना करा सके। तो इससे भी आतंकवादी अब अपनी गतिविधियों को जम्मू के आसपास जैसे कठुआ वहां पर अंजाम दे रहे हैं। यह जो पीर पंजाल का इलाका है जो जम्मू के बीच से निकलता है, इस इलाके में आतंकियों ने अब जाकर के वारदात करनी शुरू की है और उसी के बारे में आपको हमारे रक्षा मामलों के जानकार बता रहे थे। भारत पाकिस्तान के बीच में 25 फरवरी 2021 को सीज फायर पर नए से सहमति हुई थी, क्योंकि ये बार बार टूटता रहता है, फिर सहमति होती रहती है। तो आप समझिए कि लगभग 3.5 साल इस सहमति के बने हुए हो गए और दोनों देशों में तय ये हुआ है कि युद्ध विराम का मतलब ये है कि ना तो हम आपकी तरफ हमला करेंगे ना आप हमारी तरफ हमला करेंगे। दोनों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ ही एलओसी पर सीज फायर के सभी समझौतों पर सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत अपना वादा निभाता रहा है। कभी सीज फायर का वायलेशन हिंदुस्तान की तरफ से नहीं किया गया, हमारी सेना ने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान अपने वादे पर खरा कभी नहीं उतरता है। उसकी फितरत है ही नहीं वादा पर बने रहने की। सैकड़ों बार सीज फायर तोड़ चुका है। अभी प्रधानमंत्री को फरवरी में जब 20 फरवरी को जाना था, जम्मू कश्मीर की यात्रा करनी थी, तो 24 फरवरी को सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की जो रेंजर्स ने है उन्होंने किया था। सीज फायर वायलेशन की आड़ में पाकिस्तान आतंकियों को भारत के भीतर घुसाता है, घुसपैठ कराता है। भारत का एलओसी पर सीज फायर का फैसला सही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये क्यों है? क्योंकि हम जब सीज फायर के मोड में रहते हैं और वो अपने मुताबिक जब आतंकियों को घुसाना होता है तो फायरिंग शुरू हो जाती है और आतंकवादी हिंदुस्तान के भीतर घुस जाते हैं। हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर पर सहमति तैयार करके और उसका पालन करके सही किया या नहीं किया, रक्षा मामलों के जानकार क्या कहते हैं ये चुनिए। भारत की फौज और हमारे जो लोकल कमांडर्स हैं वो हमेशा एलओसी पर सीज फायर के जो नियम हैं उनका पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बात का एक नाजायज फायदा पाकिस्तान की आर्मी और उनकी जो आतंकवादी हैं वो उठाते हैं। अक्सर आतंकवादी रात के अंधेरे में भारत में घुस आते हैं। उनको मदद करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी घुसपैठ का जो रूट है उसके दाएं या बाएं फायर करके हमारी जो आर्मी है और सुरक्षा बल हैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आतंकवादियों को एक मौका मिल जाता है कि वो तुरंत एलओसी को क्रॉस करके भारत में घुस आएं। हमारे जो लोकल कमांडर्स हैं वो पाकिस्तान की इन चालबाजियों को जानते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो एक कंट्रोल्ड फायर खोलते हैं ताकि आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान खदेड़ा जा सके। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे हमले यानी काउंटर फायर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर कोई भारी हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए या किसी पाकिस्तानी सिविलियन को अननेसेसरी कोई चोट या क्षति ना पहुंचे।
ये पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों के जरिए हिंदुस्तान के भीतर कभी सेना के जवानों पर हमला, कभी तीर्थयात्रियों के ऊपर हमला, कभी कोई साधारण आदमी जो रेहड़ी पटरी लगा कर किसी दूसरे राज्य से आकर के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसको गोली मार देना, ये बार बार की जो वारदात है ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर वायलेशन करके रखा हुआ है और हम थोड़ी रियायत पाकिस्तान को शायद बरत रहे हैं। आप समझिए कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद जम्मू कश्मीर में लग रही है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर LOC की, उसके उस तरफ पाकिस्तान ने अब जो कैंप्स होते हैं आतंकवादियों के, उनसे तैयार आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स होते हैं और वो लॉन्च पैड्स इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के बहुत नज़दीक होते हैं और वहीं से पाकिस्तानी रेंजर्स यानी कि जो पाकिस्तान की सीमा पर काम करते हैं या गश्त लगाते हैं, जैसे हमारी BSF है, वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि उनको भारत के भीतर घुसा दिया जाए। वो लॉन्च पैड्स तबाह किए जाने चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूं कि हमने दरअसल क्या किया। हमारे एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं। कोचर साहब से सवाल करने से पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाहता हूं और GD बख्शी साहब भी आ गए हैं। मेजर जनरल GD बख्शी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर आप दोनों से बेहतर आवाज़ शायद नहीं है। मेजर जनरल बख्शी साहब, ये बार बार के हमले, बार बार आतंकवादियों का आना, पहाड़ियों के ऊपर से हमला करना, हमारे जवानों का शहीद होना और फिर हम कार्रवाइयों के लिए बयान देते हैं, ये थोड़ा देश के भीतर आक्रोश बढ़ता है इससे। हाँ जी, हेलो सर, आपकी आवाज आ रही? हाँ जी, बताइए क्या सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भेजा जाना, सेना के ऊपर हमला करवाना, तीर्थयात्रियों की बस के ऊपर हमला करवाना, आमतौर पर रेहड़ी पटरी लगा करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोगों पर हमला करवा देना, ये बार बार के हमले जो हैं ये देश के भीतर गुस्सा पैदा करते हैं। भारतीय सरकार और भारत की फौज, इन दोनों के सामने एक चैलेंज है, इससे निपटना कैसे चाहिए? इससे निपटने का तरीका बहुत आसान है और कोई इट इज नॉट रॉकेट साइंस। हमने उड़ी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारे पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस 2-3 किलोमीटर गहरे पाकिस्तान में गए थे। उनके जो लॉन्च पैड्स, उनके जो होल्डिंग कैंप्स थे, उन पे अटैक किया, 40 के करीब मार के बगैर खरोच वापस आ गए। 5-6 महीने पाकिस्तान बिल्कुल चुप रहा। फिर चुलबुली शुरू की उसने और पुलवामा में 45 जो है CRPF के ट्रूपर्स को मार डाला। ठीक है, वो बेचारे मार्टियर हुए थे उसके अंदर। भारत ने पलटवार किया और हमने, हमारी एयरफोर्स, हमारे मिराज 2000 वो 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्होंने जो कैंप था इनका बालाकोट में, उसको निस्तना-भूत कर दिया और 200 से 250 वहां पे टेररिस्ट मारे गए। 1.5 साल कुछ नहीं हुआ, 2 साल कुछ नहीं हुआ, जब हमने 370 को हटा दिया, ये कुछ नहीं कर सके, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, रोते रहे, री आते रहे। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब मोदी 3.0 सरकार की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, पाकिस्तान ने चैलेंज किया और हमने जो है अपने बड़ा, मैं तो हैरान हूं, आई एम सरप्राइज्ड व्हाई वी हैव नॉट हिट बैक सो फार। जब तक आप पाकिस्तान के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे, कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बढ़ाएंगे, उसको क्या इंसेंटिव है खत्म करने के लिए? वो क्यों खत्म करे? आप अपना रक्षात्मक होके, रिएक्टिव होके, इन योर ओन टेरिटरी, अपने ही इलाके में फायर फाइटिंग करते रहें, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करते रहें, रिएक्ट करते रहें, इनिशिएटिव पूरा उसके हाथ में छोड़ दें, तो मतलब इससे बड़ी बेवकूफी दूसरी कोई हो नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर जनरल बख्शी। तो अभी मैं मेजर जनरल बख्शी दरअसल ये कह रहे हैं अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया। जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जब 9 जून को शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन तीर्थयात्रियों के बस पर जम्मू में हमला हुआ
और उसमें 9 तीर्थयात्री शहीद हुए। 8 जुलाई को सेना की गाड़ी पर फिर आतंकी हमला हुआ, 5 जवान हमारे शहीद हुए। सेना की गाड़ी पर फिर कठुआ में हमला होता है, 5 जवान हमें शहीद होते हैं। मेजर जनरल बख्श का कहना यह है कि इस तरीके से डिफेंसिव मोड में आकर के हम काम नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, उसके पास एक बड़ी फौज है और पाकिस्तान उसके लिहाज से कहीं ठहरता नहीं है, लेकिन उसकी कारगुजारियां हैं, ये जो कायराना हरकत है, इसके लिए उसको खामियाजा भुगतना चाहिए, उसका सबक सीखना चाहिए। वो इसराइल, अमेरिका जैसे देशों से हमको सबक ले करके पाकिस्तान के खिलाफ 2016-2019 में हमने अटैक किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने सबक सीखा। मैं बख्शी साहब के पास आ रहा हूं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, एक मेरी अपनी राय है कि चूंकि हम सीज फायर के मोड में रहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो मेरी एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर लगती हैं, वहां जो हमारी फौजी तैनाती होती है, उससे पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है, क्योंकि सीज फायर के मोड में हम रहते हैं। अभी वो अफगानिस्तान और ईरान दोनों सरहदों पर तनाव मोल रहा है और दोनों तरफ से वहाँ हमले हो जाते हैं। उसने अपना डिप्लॉयमेंट ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ ज़्यादा किया है, तो वो अपने आप को ठीक रखने के लिए अपनी फौजी तैनाती है उसको तो कर रहा है, लेकिन शायद हम सीज फायर के मोड में आकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने से पीछे रह रहे हैं। राधा जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और मैं सहमत हूं आपके विचार से कि ये एक सीज फायर रोकना एक डिफेंसिव पॉलिसी में ये आता है, और अगर आपको ऑफेंसिव में जाना है और दुश्मन को बैकफुट पे करना है, तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो भी पॉलिसी 3-4 साल पहले थी वो आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। और सीज फायर जो इसका जो फायदा है, बहुत ये टेररिस्ट उठा रहे हैं, बिकॉज अभी ये बहुत आसान हो गया इन्फिल्ट्रेशन। अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो ये पीर पंजाल के जंगल है और जहां पे हम लगातार आपने देखा कि अप्रैल के बाद जो 9 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और इस 9 इंसिडेंट्स में मैक्सिमम कैजुअलिटीज हमारे फौजियों की हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने खुद का जो घर है, हम जो हमारे जो अपने सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस है, और जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिज्म का ग्रिड है, हमको उसको मजबूत करने की जरूरत है। अभी आप देखिए साउथ कश्मीर में ये सारे हमले बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमने इनके जितने भी मंसूबे थे हमने उनको खत्म कर दिया है। वहां पे एक यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करता है, जहां पे 15 कोर कमांडर उसको हेड करते हैं, और जो आईजी रैंक के और डीजीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में सीआरपीएफ के आईजी हैं। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एनआईए का रेप रहता है और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। वो ग्रेड यहाँ पे हमने बनाया नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि इस एरिया में रिलेटिवली शांति थी, 2 साल से कोई ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए थे। हमने अपनी एरिया डोमिनेशन, अब मैं इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जहां पे अगर आप एरिया अपने डोमिनेट नहीं करोगे, वहां पे आपके जो आपकी जो वल्नरेबिलिटीज है और जो आपके ये जरूरी है। मेजर जनरल राजन कोचर कह रहे हैं कि डोमिनेशन आपका होना चाहिए अपनी टेरिटरी में, आपकी फोर्सेस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बाकी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन का डोमिनेशन बना रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेजर जनरल बख्शी, एक सवाल ये भी होता है कि वैली को छोड़ करके और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी संगठनों के सरगना हैं, वो जम्मू के बेल्ट को चुन रहे हैं। यह भी होता है पीर पंजाल के इलाके में घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, छुपना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इतना ही भर है या फिर जम्मू में आकर के टेररिस्ट अटैक करने के पीछे कोई और कारण है, कोई और स्ट्रैटेजी है, कोई और मैसेज देना चाहते हैं वो? देखिए, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जीओसी रोमियो फोर्स था रजौरी पुंछ में 2004-2005 में। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। इनका तबाही करके आए थे सारे, वहां पे 10 साल तक शांति रही थी।
10 साल मेरे जाने के बाद, रिटायर होने के बाद भी वहां पूर्ण रूपेण शांति थी। जब शांति आती है तो निश्चिंत लोग हो जाते हैं और फिर वहां से ट्रूप्स हटा लिए जाते हैं। ठीक है साहब, मेरे टाइम में वहां 18 पलटनें होती थी मेरे नीचे जी, रोमियो फोर्स के अंदर। उसके कुछ साल बाद, 7-8 साल बाद जब मैंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि साहब हमारे पास केवल जो है 7 पलटनें रह गई हैं अब। ठीक है, 18 कहाँ और 7 कहाँ, आज कितनी है नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपने गैप खोला है। यूनिफॉर्म फोर्स जो रियासी में था, उधमपुर में था, कठुआ के आसपास ऊपर की तरफ था यूनिफॉर्म फोर्स, उसको पूरा हटाकर वो ले गए लद्दाख में जब चीन का दबाव वहां बढ़ा। ठीक है साहब जी, और जब ये कोविड का ये महामारी आई, 3 साल हमारी फौज में भर्ती बंद कर दी गई। हर साल 60,000 हमारे लड़के रिटायर होते हैं। 60 ज़रब 3, 1,80,000 से आपने हमारी फौज काट दी है। आप जहां इतना इलाका खाली करें है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो और क्या होगा? कैसे ग्रिड मेंटेन की जाएगी? कैसे एरिया डोमिनेशन करेंगे जब ट्रूप्स ही नहीं है? तो एक तो जो आपने मैन पावर काटी है, ये पता नहीं क्या पागलपना हमारी फौज में चल गया है कि मैन पावर काटो, मैन पावर काटो, भत्त खा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं सरकार को फालतू, वो लड़ रहे हैं आपके लिए साहब, थूक नहीं लगा रहे। और आप गांव वालों को नौकरियां दे दे, बड़ा भला करेंगे आप अपनी ही आबादी का। ठीक है, तो ये जो मैन पावर कट है 1,80,000 का, ये सीधा रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन रिस्टोर होने के बजाय उसके बाद अग्निवीर की स्कीम शुरू हुई। 60,000 लड़के हर साल रिटायर होते हैं और अग्निवीर जो हम भर्ती कर रहे हैं वो है केवल 43,000, 43,000। यानी हर साल आप फौज को और कम किए जा रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि साहब ये इन्फिल्ट्रेशन के हमले क्यों हो रहे हैं? आप इलाका खाली करो, दरवाजा कपाट खोलो तो होगा। और जब आपकी नफरी चर्चा में फिर आप बोलो हम रक्षात्मक होके लड़ेंगे, नहीं मेजर बख्शी, सिखाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान जैसे देश को डिफेंसिव मोड में रह करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये मैसेज तो ठीक नहीं जाता है। दो चीज़ें हैं, मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा कि आपका डोमिनेशन होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि चूंकि हर साल 1,80,000 फोर्सेस कम हो चुकी हैं, तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट चूंकि उस तरीके से नहीं है, तो डोमिनेशन आपका कम है, तो फिर आपकी लड़ाई का तरीका भी बदल जाता है और ये खतरे आपके लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के लिए एक अलग तरह का मामला है। और पाकिस्तान, आप देखिए कि भुखमरी के गार पर खड़ा देश है, फॉरेक्स नहीं है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीद नहीं सकता है, वो हफ्ते भर की लड़ाई नहीं झेल सकता है, लेकिन आपको परेशान कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों माहिर लोग हैं, जनरल बख्शी साहब, कोई रास्ता तो होना चाहिए कि ये कुचल दें, आप सबक सिखा दें, पाकिस्तान इस तरीके से दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा पाए। ये बार बार की जो स्थितियां हैं ये तो बहुत ही परेशान देख कर। मेजर बख्शी, देखिए ये सवाल मेरे से है सर। हाँ जी, देखिए साहब, तरीका तो है, बड़ा साफ तरीका है, आपकी सरकार बता भी चुकी है। पार्लियामेंट में हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, अमित शाह जी, मोदी जी, सब ने कहा है कि हम पीओके लेकर छोड़ेंगे, वो हमारा है। और मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे। तो आप आदेश दीजिए और पीए को खत्म करिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? कहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है? कहां पे इनके होल्डिंग कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स हैं? सब पीओके के अंदर हैं। आप वहां पीओके को खत्म कर दीजिए, हमला करिए। अब मतलब एक बार देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही फरमाया, भारी किल्लत में है, फटीचर मुल्क है, लोगों को 2 रोज की रोटी खाने को नहीं मिल रही। ठीक है साहब, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, और वो बगावत में है पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बगावत में है लोग। तो ये टाइम अगर पाकिस्तान को अभी भी समझ नहीं आया, हमने समझा था कि पाकिस्तान बुरी हालत में है,
तो चलो ये हमको तंग नहीं करेगा और हम जी। इनको छोड़ देते हैं अपने हाल पे। लेकिन ये साहब रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। ये आसिम मुनीर साहब अपने आप को 30 मार खा समझने लग गए हैं। इनके मेजर जनरल बख्शी ने DGISI इस भारत चर्चा को बहुत ही डिसमेंबर करना चाहते हैं, तो इनको लगाए लात, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एग्जैक्टली कुछ चीजें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। मेजर जनरल बख्शी जो कह रहे हैं, आप डेटा के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो आर्थिक हैसियत है वो किस तरीके से है। इस वॉल पे मैं पीसीआर से कहूंगा कि आप उस डेटा को डालिए, उसके बाद मैं फिर चर्चा में आता हूं, अपने दोनों मेहमानों को जोड़ता हूं। और दोनों देशों की फौज, इनकी ताकत जो है वो क्या है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। आपकी जीडीपी है लगभग $4 ट्रिलियन और वो 338 अरब डॉलर पे है, महज 338 अरब डॉलर पे है। आपका पर कैपिटा इनकम है $2700 और वो $1470 पे है। लगभग आधे पे खड़ा है वो देश। आप ये देश की जो आर्थिक ताकत होती है उसके लिहाज से मैं बोल रहा हूं। आप दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हैं, वो 42वें नंबर पर है। वर्ल्ड रैंकिंग 4 है फौज की, आप चौथी ताकतवर फौज हैं, वो 9वें नंबर पर है। आपके पास 14 लाख आर्मी, एक्टिव जो फोर्स है आपके पास 14 लाख की है, उसके पास 6.5 लाख है। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगभग 25 लाख आपके पास, उसके 5 लाख है। कहीं स्टैंड नहीं करता वो देश। टैंक 4600, 3700 पाकिस्तान के पास। लड़ाकू विमान आपके पास 606 हैं, 387 पाकिस्तान के पास है। ना तो उसकी माली हालत वैसी है, ना वो सामरिक तौर पर ताकतवर देश है। आज की तारीख में लचर मुल्क है, बर्बाद हाल मुल्क है, जहां 300-400 रुपये पेट्रोल है, आटा की कीमत जो है वो 400-500 रुपये है, जहां आलू, टमाटर, प्याज ये आम आदमी की जेब से बहुत ऊपर हैं। भुखमरी का शिकार मुल्क है, कटोरा फैलाए लोगों के सामने खड़ा रहता है और दुनिया के तमाम देश पैसा नहीं देते हैं। IMF जैसी इंस्टीट्यूशंस भी कई शर्तों को लाद करके पैसा दे रखे हैं, लेकिन उनकी शर्तों के आगे पाकिस्तान चरमरा रहा है। और ऐसी हालत में वो एक काम करता है, गोला बनाओ, बारूद बनाओ, इंसान को हिंदुस्तान के भीतर भेजो, उसको आतंकवादी बना करके और वहां वारदात कराओ। इसलिए जनरल बख्शी और जनरल राजन कोचर दोनों कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुल्क को सिर्फ एक ही बात आती है कि वो सबक सिखाया जाए। मैं जनरल राजन कोचर, दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं, अमेरिका, इजराइल, इनके एक सिटीजन के खिलाफ एक्शन से पहले, इनकी आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक्शन से पहले 1000 बार लोग सोचते हैं कि आपको रिटेलिएशन मिलेगा, एक के बदले 10 मारे जाएंगे आप। और इस तरह की इमेज जब तक नहीं होती है तब तक पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी बाज नहीं आता है अपनी ऐसी हरकतों से। राणा जी, मैं आपको रियलिटी चेक देना लगता हूँ। एक्चुअली बोलना बहुत आसान है कि आप पीओके जाके उसको कैप्चर कर लेंगे, ऑर्डर की हमको इंतजार है, पर आपकी पूरी देश में, और मैं फौज को ही अलग नहीं करना मांगता हूँ, ये मैं होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात कर रहा हूँ। आपके देश में क्या ताकत है इतनी, आपके पास कैपेबिलिटी है इतनी, और आप एक कोलुसिव फ्रंट है आपका, 2 देशों के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान के साथ हरकत करेंगे तो वहां पे चाइना भी कुछ हरकत करेगा, आपको उसको भूलना नहीं है। और आपकी जो फौज की, जो आप फौज को मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको ले जाते हैं, आप उसको अपने जीडीपी का 1.5% देते हैं, बिकॉज 1.9% जो जीडीपी फौज पे खर्च हो रहा है वो 0.4% आपके सैलरीज और पेंशन में निकलता है। तो फौज को तो 1.5% मिलता है, और जो आपका रेवेन्यू बजट है अगर आप उसको भी निकाल देंगे तो आपका जो कैपिटल बजट के लिए आपके पास बहुत कम पैसा है अपनी फौज को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में एक सीरियस थॉट अपनी देनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में पीओके आए, और अगर आप चाहते हैं कि चाइना को आप थ्रेट दे सके,
तो आपको अपनी फौज को मजबूत करना पड़ेगा। जनरल जीडी बख्शी ने जो आपका मैन पावर का सवाल है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं रशियन आर्मी का। रशियन आर्मी भी 10 लाख की है, पर अब यूक्रेन में जो उनको जो लेसन मिला है, 3 लाख रिजर्विस्ट उनकी आर्मी में आ रहे और 6 लाख और आ रहे, तो अभी वो एक 19 लाख की आर्मी बनने वाली है। तो आपको एक सीख लेनी चाहिए। हमारा 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, उसमें 10,000। अगर आपको अपने बॉर्डर को सिक्योर रखना है तो ठीक आपको है, एक व्यवहारिक फौजी सवाल जवान है। चाहिए। आप मैन पावर कम नहीं कर जनरल सकते। कोचर का एक व्यवहारिक सवाल है जनरल बख्शी, लेकिन अगर हमने इसी तरीके से अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखा, हम अपने टेरर अटैक को ही टैकल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे लिए तो एक बड़ी समस्या है कि हम ना हमला कर सकते हैं, ना वॉर में जा सकते हैं और ना ही टेरर अटैक को रोक सकते हैं। तो फिर ये तो बहुत चैलेंजिंग है। नहीं, चैलेंजिंग क्या, आपको देखिए, वॉर डजंट कम चीप। विक्ट्री इन वॉर के लिए आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल सहमत हूं मैं जनरल साहब से। आप 1.5% जीडीपी पे बैठे हैं, यूरोप के सारे मुल्क 2% जीडीपी पे हैं, ठीक है, और ताइवान 3% स्पेंड कर रहा है, रशिया 8% स्पेंड कर रहा है क्योंकि वो युद्ध में है, ठीक है। इसके पहले कि आपको भी 8-9% स्पेंड करना पड़े और वो भी हफड़ा दफड़ी में, आप जब समय है तो अपनी फौज को बढ़ाइए। देखिए, ये जो यूक्रेन का युद्ध है, इसने अगर एक लेसन दिया है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर भी जरूरी है, ठीक है। और ये रशिया का लेसन 1.5 लाख से उसने लड़ाई शुरू की थी, जबकि यूक्रेन की फौज 2.5 लाख थी, मोबिलाइजेशन करके 5 लाख हो गई। लेने के देने पड़ गए रशिया को। क्या रूस के पास हथियारों की कमी है? कोई कमी नहीं, हम हथियार खरीद रहे हैं उससे, लेकिन मैन पावर की कमी थी। और लड़ाई के दौरान उसको, जैसे बताया जनरल साहब ने, 3 लाख मोबिलाइज करने पड़े, फिर 6 लाख मोबिलाइज करने पड़े। आपकी तो मोबिलाइजेशन का कोई तरीका ही जो है हमने कभी अख्तियार नहीं किया। 71 वॉर में भी जो हमारे रिजर्विस्ट थे, किसी ने उनको इस्तेमाल नहीं किया, और सब वो बिल्कुल ही दोनों मेहमानों के जरिए, उनका हालांकि मन नहीं था हार्ट में टेररिस्ट अटैक और टेरर आउटफिट्स, इन दोनों को टैकल करना हम जी आप कुछ कह रहे हैं सर? हाँ जी, मैं कह रहा था कि देखिए, ये आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको जल्द से जल्द दूर करना होगा, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं, कम से कम अपने देश के भीतर आतंकवादी हमलों और आतंकवादियों को खत्म तो कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम नहीं है वॉर में जा करके। लेकिन हमारे दोनों मेहमानों ने 2 बुनियादी सवाल उठाए हैं कि हिंदुस्तान को आज की तारीख में अपनी फोर्स के मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ फोर्स के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना होगा। रूस एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यूक्रेन के युद्ध में जाने के बाद फोर्स का स्ट्रेंथ अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है जब वॉर में जाते हैं। तो इसलिए फौज की तादाद, यानी आपके जवानों की तादाद भी इम्पॉर्टेंट है, एक बड़ा फैक्टर है, और आपको अपना बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा अगर आप एक मजबूत देश बनना चाहते हैं डिफेंस के लिहाज से। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत खुल करके अपनी बात रखने के लिए। जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवादी वारदात, हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस इलाके में आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, फोर्स और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों का नामो निशान मिटाना ज़रूरी है और भारत की सरकार उसके लिए संकल्प लिए बैठी है।